बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ों पे आज मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा जी। आज एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने पहले रख देता हूँ। पंजाब में पंजाब हुकूमत ने बुज़दार साहब ने आखिर कारनामा दिखाई दिया और बुज़दार साहब ने कुछ तकरीबन 14 से 15 के लगभग लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए। 20 से 21 ग्रेड के अफसरों की मैं तबादले की बातें कर रहा हूँ जी। 20 से 21 ग्रेड के अफसरान को तबादले कर दिए गए जनाब बुज़दार साहब के कहने पर, और नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका। और उसमें एक बड़े, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 20 से 21 ग्रेड के अफसरों के तबादले किए गए हैं। आज लगता ही है कि बुज़दार साहब ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ ली है और वो जनाब अपना असर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जनाब मैं भी मौजूद हूँ। ये चाहूँगा और जानना जो ग्रुप हुए हैं, हर के अंदर ग्रुप होते हैं, पार्टी के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप बंदियां होती हैं। पीटीआई के अंदर भी ग्रुप बंदी है, ग्रुप्स हैं वहाँ पे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत के अंदर एक गवर्नर साहब का ग्रुप है, एक जनाब बुज़दार साहब का ग्रुप है, एक जनाब चौधरी बरादरान साहब का ग्रुप है, एक ग्रुप वो है जो कि जनाब नज़र नहीं आता आप लोगों को, मुझे ज़रूर नज़र आता है और उन लोगों को नज़र आता है जो हुकूमत में शामिल हैं या एक गहरी नज़र रखते हैं, उनको भी नज़र आता है कि वहाँ पे एक ग्रुप है। वो ग्रुप चौथा ग्रुप है पीटीआई का। लेकिन मैं जो यहाँ पे अलार्मिंग बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पीटीआई के कुछ लोग या इत्तेहादी जमातों के कुछ लोग जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ पीटीआई के साथ पंजाब के अंदर, उनके राब्ते नून लीग के साथ हैं। नून लीग के करता धरता जो हैं उनके साथ उनके रवाबित हैं। ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ और मैं दोबारा कहता हूँ जनाब कि उनके रवाबित हैं। और कई मौक़ों पर मैंने ख़ुद उन लोगों को देखा है जो पीटीआई के लोग हों या पीटीआई में जनाब इत्तेहादी हों और वो जनाब मिल रहे हों और जनाब मिल के बैठ के, और वो इस किस्म की गुफ्तगू जो पब्लिकली होती है वो तो एक डिफरेंट गुफ्तगू होती है, लेकिन आप बैठ के जब अंदर खाने कुछ गुफ्तगू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चोर आपके दिल में ज़रूर होता है। लेकिन मेरी नज़र से आप बच नहीं सके, ना पीटीआई वाले ना नून लीग वाले। और मैंने कई जगहों पे ऐसी चीज़ें देखी हैं और रिलीफ ऐसा मिल रहा है जो नून लीग वालों को, उससे मुझे लगता ये है कि अंदर खाने समथिंग इज़ कुकिंग अप। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पंजाब? क्या पंजाब के अंदर हुकूमत रह सकेगी, नहीं रह सकेगी? कोशिश की जा रही है, जैसे आज मैंने आपको बताया कि एक कोशिश, और उसमें जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 से 21 ग्रेड के अफसरान के तबादले किए जनाब। और आज इतवार का दिन है और आज के दिन ही जनाब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अभी तक शायद प्रेस के पास नहीं पहुंच सका और ना पहुंचेगा मेरे ख्याल में देर तक, क्योंकि अभी उस पर काफ़ी चीज़ें होनी बाकी हैं। लेकिन मैं आपके सामने अपने प्रोग्राम में जो जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनकी पोस्टिंग्स हुई हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात करना चाहूँगा। एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस की जाने वाली है पीटीआई हुकूमत की तरफ से, नून लीग की हुकूमत ने जब एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की थी तो उसके मल्टीपल रीज़न्स थे। उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदे पहुँचाने थे, इट्स वेरी ऑब्वियस। और जिन लोगों के उनकी हुकूमत के या उससे पिछली हुकूमत के लोगों के पैसे हांगकॉन्ग और न्यूयॉर्क में स्टक होकर रह गए थे, रुक के रह गए थे और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सोर्स पूछ रहे थे, बैंकों वाले सोर्स पूछ रहे थे, इनकम के ज़राए पूछ रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे। इसलिए एमनेस्टी स्कीम आई थी और यहाँ पे 2-4% उन्होंने दे के अपने पैसे जो थे लाखों करोड़ों डॉलर्स, पाउंड्स, जो भी उनकी करेंसी का था, वो उन्होंने वहाँ से रिलीफ लिया और आगे जहाँ पे उन्होंने दूसरे ममालिक में पहुँचाने थे पहुँचा दिया और वो पैसा सारा वाइट हो गया। लेकिन अब जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है उसमें कौन कौन से एडवाइज़र्स, कौन कौन से हुकूमत में मौजूद एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स जिनकी ऑफशोर कंपनियां भी आई हैं, पनामा में भी आई हैं सामने, वो उनको भी रिलीफ मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन सारा ये एमनेस्टी स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स हैं, कुछ एडवाइज़र और कुछ मिनिस्टर जो हुकूमत में शामिल हैं उनके लिए बनाई गई है। या इससे आवाम को भी कोई फ़ायदा मिलेगा और कोई अच्छी रकम सामने आएगी। मैं बताता चलूँ जनाब कि आरिफ नकवी साहब की एक खबर मैंने कल शेयर की थी
और वो नकवी साहब जो अबराज ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं, जो लंदन में पकड़े गए थे, उनके एक साथी अमेरिका में पकड़े गए, उनके बारे में एक खबर जनाब मैं दोबारा रखता हूं कि उन्होंने कोशिश की थी कि 20 मिलियन डॉलर उन्होंने रिश्वत देने की एलिजिडली कोशिश की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ताकि अबराज को फैसिलिटेट किया जा सके और वो चाइनीज़ कंपनी को के इलेक्ट्रिक जो है बेच सकें। क्या ये रिश्वत कबूल कर ली गई थी या नहीं की गई थी, ये मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ आज मौजूद है जनाब अहमद यार एराज साहब मुस्लिम तहरीक इंसाफ से, और रियाज हुसैन पी मुस्लिम लीग नून से, और जैसे जैसे मेरे साथ और लोग शामिल होंगे मैं आपके सामने उनको लेके आता रहूँगा और इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा। मैं शुरू करूँगा अहमद यार राज साहब से। राज साहब, एमनेस्टी स्कीम से शुरू करते हैं। एमनेस्टी स्कीम जो आ रही है उसमें जो रिलीफ है वो ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी हद तक मिलेगा लोगों को, बट देन अगेन जो लोग बैठे हुए हैं कैबिनेट के अंदर, मिनिस्टर्स हो या एडवाइज़र्स, कुछ मिनिस्टर्स या कुछ एडवाइज़र्स, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, उनको भी तो रिलीफ पहुंचेगा, तो वो उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है अहमद साहब? राणा साहब, आप अजीब बात कर रहे हैं। जिस वक्त एमनेस्टी स्कीम में जिस बंदे ने फ़ायदा उठाया हो वो तो पॉलिटिक्स के काबिल ही नहीं रहता होता। आम तरीका तो यही होता है एमनेस्टी स्कीम्स का कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है जी। तो बहरहाल पिछली एमनेस्टी स्कीम के बारे में तो आपने खुद तफसील से सारी बात बयान कर दी है जी कि उसमें किस किस्म के लोगों ने क्या फ़ायदे उठाए। मैं ये यकीन दहानी कराना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि इंशाअल्लाह ताला ये एमनेस्टी स्कीम इंतहाई शफाफ होगी और पाकिस्तान के मफाद में होगी, और इसके अलावा इस एमनेस्टी स्कीम का और कोई मकसद नहीं है कि जो पैसा नहीं है टैक्स नेट में आया हुआ उसको टैक्स नेट में लाया जाए, और मफाद जो है वो मुल्क का मफाद सिर्फ मलूज़ खातिर है, किसी फ़र्द वाहिद का, किसी इंडिविजुअल का या किसी PTI के अहदेदार का कोई मफाद इस वक्त मलूज़ खातिर नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात सुन ली मैंने, और दिल तो करता है आपकी बात मान जाऊँ, लेकिन मानता नहीं है दिल मेरा। लेकिन बात यह है कि मुझे समझाएं कि अगर कोई एडवाइज़र या कोई मिनिस्टर इसमें पता चला, हमें आइडेंटिफाई कर सके हम, और करके रख दिया आप लोगों के सामने, तो उस मिनिस्टर या उस एडवाइज़र का क्या किया जाएगा? नहीं, जाहिर है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। अब यह तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपको इस तरह का कोई आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन देखें ना, एमनेस्टी स्कीम है सारे पाकिस्तानियों के लिए है, उससे जो भी फ़ायदा उठाना चाहे उठाए, ये तो इसके ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन बहरहाल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको हमेशा एमनेस्टी स्कीम्स में ये क्लियर कट बताया जाता है कि अगर आपने इसमें से कोई फ़ायदा उठाया तो आप पॉलिटिक्स करने के लायक नहीं रहेंगे। अगर तो कोई एडवाइज़र हो, हिराज साहब, अगर कोई एडवाइज़र्स हो, और एडवाइज़र्स है नॉन इलेक्टेड लोग हैं, एडवाइज़र्स अगर हो, कुछ एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, और वो नॉन इलेक्टेड की ऑफशोर कंपनीज हो, या कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हो, फेडरल मिनिस्टर्स, उनकी ऑफशोर कंपनीज हो, तो उन पर भी यही बात लागू होगी जो आप कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं कर सकेंगे और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे? देखें जी, लॉ ऑफ एमनेस्टी स्कीम जो है ये उसके अंदर वजाहत से ये चीज़ बयान हुई होगी। जिस वक्त ये एक्ट आएगा आप देख लेंगे, इसमें इस तरह का कोई तरीका नहीं होगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर उससे फ़ायदा उठाए, और अगर फ़ायदा उठाएंगे और छुपाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अच्छा, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में इसका आप इससे इत्तेफाक करते हैं पीरज़ादा साहब? किस चीज से जी? मैं मोटरवे पे हूँ और आवाज कभी कभी कट जाती है कि एमनेस्टी स्कीम के कि ये शफाफ होगी। जी हाँ, ज़ाहिर है जिनके लिए बनाई गई है उनके लिए तो बहुत शफाफ होगी। किन के लिए बनाई गई है? अब जाहिर है जी मेरे लिए तो नहीं बनाई गई, हम तो वो है ना जो बैंकों के मखरूज हैं, जिनके अच्छा। पास फालतू है उन्हीं के लिए बनाई गई होगी ना। अच्छा, उसमें अगर हुकूमत के लोग शामिल हों तो वो ऑफिस होल्डर नहीं रह सकते, राज साहब कह रहे हैं, और वो उससे फ़ायदा नहीं उठा, और अगर उठा भी लें तो वो उससे ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे। सो डू यू एग्री विद दिस? ऐसा होगा? अगर इसकी ऑफ शोर कंपनियाँ हो वो भी नहीं रह सकेगा? मैं ये भी पूछना चाहूँगा राज साहब से, हंस रहे हैं राज साहब, लेकिन जो ऑफ जिनकी सर बात ये है कि इतना सियासत में बड़ा वक्त हमारा गुजर गया है, और वो कहते हैं ना
ये ऐसा काम है जिसमें हमारे तो वो हाथ भी काले और मुंह भी काला। हाँ। लोग हमें इलेक्ट करके भेजते हैं, हमें शफाफ और इज्जतदार बंदा समझ के, ये पक्की नौकरियों वाले और ये मुन्ने के अब्बा जो है हमें चोर बना के बाहर निकाल देते हैं। केड़े मुन्ने के अब्बा वो कौन सारी- है? वो जो फजल रहमान साहब ने जिनका बताया था तो वो नहीं, तो फजल रहमान साहब ने बताया था, तो फजल रहमान साहब ने ये नहीं बताया कि वो सारा मेला वो पनामा का जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब की पग उतारने का था, वो उतर गई है। अब हमारी बला से किसी से लें या ना लें, हमें तो कोई सीधी बात है कि तो मियां बहुत साहब अफसोस की है कि सियासत अल्लाह न में- करे, अल्लाह न करे सियासत कोई मियां में साहब की आके- पग उतार सके पीरजादा साहब, लेकिन सियासत बात यह है कि में आके- अगर सियासत- उन्हें कोई प्रॉब्लम थी तो फिर क्यों तकरीरें करते रहे आके असेंबली के फ्लोर पे, क्यों तकरीरें करते रहे टीवी पे आके, पीटीवी पे आके कि जनाब मैं सोर्स दे सकता हूँ, मेरे पास जहाँ से पैसे आए मैं दे सकता हूँ। मेरे ख्याल इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है लोगों की, क्यों नहीं, राज साहब? लोगों की लेकिन ये है कि लोगों से जब इंसाफ करा के वापस आता है ना जी, तो उसमें अब ये तो नहीं है कि ये भूखे नंगे तो नहीं थे नवाज शरीफ साहब वगैरह, आखिर अल्लाह ना पार्टीशन के करे बाद जी, उनके बिल्कुल पास ऐसी कोई इत्तेफाक बात नहीं बाउंड्री है। थी। जी, और जी। दूसरा ये है कि अब वकला ने या उनको इतना जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे, वरना उनके पास तो बड़ा सिंपल रीजन था कि 9 साल जो जाती उम्र जिनके कंट्रोल में था और माइक्रोस्कोपिक जब उनकी हो रही थी सारी छानबीन, तो उस वक्त तो मुशर्रफ साहब को कुछ ना मिला, यही केसेस थे। और ये 93 से आ रहे हैं ये केसेस। और अब फिर अब कौन सी ऐसी चीज CBN शबाज बड़े मियां साहब फौत हो गए, जो भी बिजनेस था उन्होंने किया, ये वकीलों ने इनको उलझन में डाल के, और मियां साहब को ये उस वक्त ये समझते थे कि शायद इतनी जाती ना हो हमारे साथ, तो और कुछ वकीलों ने उलझन डाल दी और ये मामला बिगड़ गया। अच्छा, लेकिन वकील बहरहाल चंगे नहीं लगे पाकिस्तान मियां का वो साहब, लीडर ये कहना चाह रहे हो? जिसके साथ आवाम के दिल धड़कते हैं, वो हम तो मायूस हैं, ये गलत बात है। लोग हमें इज्जतदार समझ के असेंबलियों में लिए हैं, नहीं, और ठीक है, लेकिन ये लोग पीरजादा हमें साहब, निकाल के बाहर फेंक तानू देते हैं, मुस्लिम और फिर एक नया लीग ड्रामा शुरू हो जाता है, कभी पीरजादा इस्लाम साहब का, गल तो सुनो ना, कभी इस्लाम गल का, तो कभी सुन लो किसी चीज पीरजादा का, साहब, कहाँ गए वो सारे दावे। पीरजादा साहब गल तो सुन लो, हाँ जी। तानू मुस्लिम लीग नून वाले ओन भी कर दे पेन कि नहीं कर दे, तानू मंदे भी आए ने कि तुसी उन्हां दे आदमी हो या नहीं? मैं तो ऑन करता हूँ ना, मेरा तो जमीर उनके साथ है ना जी, मैं तो ऑन करता हूँ ना उनको। नाराज हो जाते सुना तुसी उन्हां दे नाल, मैं क्या मैं उन लोगों में से जो अपने दोस्तों के साथ गिला भी कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अखलाकी जुर्रत दी है, जो गलत बात हो मैं गलत को कहता हूँ गलत, लेकिन ये नहीं है कि दोस्तों के पीठ पे छुरे घूमता फिरूं या उनके मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाऊं। अच्छा चलो, तुसी कहंदे मान जाने, मैं एक ब्रेक ले लवा और ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आए जरा आरिफ नकवी साहब पे भी बात करना चाहूँगा। आरिफ नकवी साहब अबराज के करता धरता जो कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए और कैबिनेट की मीटिंग्स में भी बैठा करते थे, और क्यों बैठा करते थे, कौन से एडवाइज़र कौन से मिनिस्टर के कहने पर बैठा करते थे, क्यों वहाँ पे इनपुट क्या दिया करते थे आरिफ नकवी साहब अबराज के करता धरता, और $20 मिलियन की एलिजिडली उन्होंने रिश्वत ऑफर की थी मियां नवाज शरीफ साहब को या नहीं दी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जरा बताइएगा कि कैसे मुमकिन हो गया जनाब कि आरिफ नकवी साहब कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठते रहे और किसकी मर्जी से बैठते रहे, ज़रा समझाएं तो सही। मैं आगे कई मरतबा कई लोगों से पूछ चुका हूँ, कोई बताता नहीं है, कहते जी सानू नहीं पता। नहीं, ये नकवी साहब तो आपके साथ अभी ज्वाइन कर नहीं रहे जी? नहीं, मेरे साथ कितने ज्वाइन कर रहे ने? आरिफ नकवी साहब जड़े ने वो अबराज ग्रुप दे करता धरता ने, वो फड़े गए ने लंदन फ्रॉड के चक्कर और उत्थे जनाब वो US सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले ने उन्होंने एलिगेशन लाया और एक उनका साथी पकड़ा गया अमेरिका में। मेरे साथ किधर बैठे, वो तो आपकी कैबिनेट में बैठे होते हैं। नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, वो जिसको बुलाएं। मेरे इल्म में नहीं है वैसे कि वो कैबिनेट में बैठते रहे हैं कि नहीं। आपको तस्वीर दिखाते हैं जी, तस्वीर दिखाओ जी, तस्वीर दिखाएं कैबिनेट की, वो आरिफ नकवी साहब वाली तस्वीर पर है जी, ये स्क्रीन पे ये तस्वीर है, अगर आप देख सके। राज साहब नजर आ रही है आपको? अब नहीं, अभी तक तो मेरी स्क्रीन पे तो नहीं आई, लेकिन राना साहब बात यह है ना कि अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो कैसा आदमी है। नहीं, अगर वो बैठते भी रहे हैं तो इसमें जी ना करो राज साहब, इस तरह नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, कैबिनेट के लोगों ने शायद उन्हें को मशवरा दे दिया। बेचारे इमरान खान साहब को तो इल्म ही नहीं होगा इस चीज़ का कि वो किस किस्म के आदमी है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये जो पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है,
जी जी, ये पिक्चर जो ये जो स्क्रीन पे आ पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है, जी जी, ये कैबिनेट मीटिंग की पिक्चर तो है ही नहीं जी, ये तो किसी और मीटिंग की ईसीसी पिक्चर की है। मीटिंग है जी, ये ईसीसी की मीटिंग है, उसमें बैठे हुए जी। नहीं, ये मैं नहीं समझता कि ईसीसी की भी हो। ये दिखाएं कोई जी आप, मीटिंग और होगी। मजीद क्लियर करके जिसमें बताएं, ये- ऊपर जो लिखा हुआ है वो ज़रा बता दें किस चीज़ की मीटिंग है जी। ऊपर जो लिखा हुआ है वो बताइएगा, ज़रा उसको एक्सपेंड कर दें जी, राज साहब को नज़र आ जाए, ताकि ज़रा ऊपर ऊपर करें जी, जो लिखा हुआ है ऊपर वो एक्सपेंड करके दिखाइए ज़रा जी। राज साहब अब देख लिया जी? नहीं, मतलब है ये कोई पीएम ऑफिस की प्रेस रिलीज तो नहीं है ना, ये तो अखबार किसी ने लगाया होगा। प्रेस रिलीज भी तस्वीर तो तो- गल नहीं है चलें, राज साहब, हम इट्स नॉट अबाउट प्रेस रिलीज। नहीं, ये राणा साहब हम किस बात पे बहस कर रहे हैं? मैं बहस किस ये बात पे कर रहा हूँ बहस कर रहे हैं? वो बैठे कि होंगे। एक बंदा एक मीटिंग है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स की वहाँ पे होना ज़रूरी है, या वहाँ पे अगर ये इनपुट देने के लिए भी अपने बैठे थे, ये एडवाइजरी कौंसिल, इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग है जी, और उसमें अगर ये बैठे हुए हैं तो किन बेसिस पे बैठे हैं, इनसे क्या इनपुट ली गई, इन्होंने क्या एडवाइस दी इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की, इन्होंने क्या वहाँ पे मशवरे दिए, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ क्या? अच्छा चलें, अब इस मीटिंग में मैं तो नहीं था ना जी जिसमें ये बैठे हुए थे, सो आई कैन नॉट रियली वॉच फॉर हिम कि उन्होंने क्या इनपुट दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्या बात पूछने के लिए वहाँ पे इनवाइट किया और उनकी बात सुनी। कुछ ना कुछ वजह होगी तो बुलाए गए होंगे, और जैसे मैंने पहले कहा, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि ये आदमी किसी और केस में कहीं पे मतलूब है या नहीं। सो इट मे हैव बीन इन गुड फेथ, आई रियली कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट। ओके चले ठीक है, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। जरा थोड़ा सा आप कोई कमेंट करना चाहेंगे पीरजादा साहब इस पे? नहीं, क्या कमेंट करना है, क्योंकि ये सब अब तो मजाक नजर आता है जी। जब ये उसामा बिन लादेन के डॉलर आ रहे थे तो कौन ला रहा था, और दाइश को जो हवा में से असले फेंके जा रहे थे, उन लोगों को तो पूछता कोई नहीं है जो नानी है सारों, जो इस मुल्क में हर पूरी दुनिया में जिसने बदअमनी की हुई है, फसाद कराए हुए हैं, हमारे जैसे गरीब मुल्कों को टारगेट करके, छोटे छोटे से हम गरीब सियासतदान हैं, हमारे माशरे को तबाह कर दिया है। कभी इस्लाम का सबक देते हैं, कभी जमहूरियत का सबक किसकी देते बात हैं। कर रहे हैं आप आगे आगे पीरजादा साहब? आगे जो उनके उनसे फायदा उठाते हैं लोग, ये तो वो हमारे जैसों पे हुकूमतें करते हैं। पीरजादा और साहब बैठे आप हैं किस आराम चीज से। की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं आप? सर वो आपको भी पता है, अब मेरे मरना तो नहीं है, आपको भी पता है, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो असला भेजते हैं, जो मनु तो नहीं मुल्कों को समझ आ रही, लड़ाते हैं, तानू समझ आ रही मुल्कों को है? लड़ाते हैं, इस्लाम पढ़ाते हैं, जमहूरियत पढ़ाते हैं, ये सारे एक राज साहब माफिया आपको ने- कुछ समझ आ रही है? राज साहब को समझ नहीं आएगी। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही जी। मनु में नहीं, मुझे वाकई नहीं समझ आ रही पीरजादा साहब। मुझे भी राज थोड़ा सा साहब इशारा मुझे खोल के करो ना जी, मुझे नहीं समझ आ रही। गल खुल के करो पीरजादा साहब, एडी केड़ी गल है? या तो गाली ना करो तो करनी जे तो खुल के करो, एडी केड़ी गल इशारे तुसी गल कर रहे हो तो कुड़ी थोड़ी छेड़नी है। राज साहब ऐसी जगह बैठे हुए कि उनको समझ आनी भी नहीं चाहिए, वरना अच्छी बात नहीं है। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ आप- ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आप भी कह रहे थे ना, एक चौथा ग्रुप है जिसकी मुझे भी समझ आती है और साहब समझदार लोगों को भी समझ आती है, आपको बड़ी खूब समझ आती है राणा साहब। अब वो मुझे तो ना पीटीआई के चौथे ग्रुप और की मैं बात कर रहे हैं। पीटीआई के चौथे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो भी होगा जी, वो मुझे तो ना फंसाया, पर जिनके लिए ਪਤਾ ਨਹੀਂ मैं ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ PTI वाले ਉਹ तो ਹੈ। बेचारे पीटीआई वाले तो बेचारे हमारे भाई है। कल ਚਲੋ ਜੀ, इकट्ठे ਕਦੀ होंगे, ਭਾਈ कभी ਬਣ कहीं ਜਾਂਦੇ ਨੇ होंगे। ਤੁਹਾਡੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ। उन्हें जी वो इट वाले ठीक ने, कुत्ता वाले ठीक नहीं होंगे। चलो छोड़ो जी। अच्छा चलो जो जी चौधरी मंजूर साहब आ गए जी फाइनली। चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी मेहरबानी की है जी फाइनली, बड़ा मैं आपका मशकूर हूँ जी चौधरी मंजूर साहब। तुसी को टाइम ਕੱਢ ही लिता साढ़े वास्ते भी, ठीक है? नहीं राणा साहब, नहीं वो नहीं तुसी ज्यादती करते हो हमेशा चौधरी मंजूर साहब। मैं ऑन एयर कह रहा, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ चौधरी मंजूर साहब, आप ज्यादती करते हैं और आप गलत करते हैं, और आपको हम आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब ज्यादती पे ज्यादती करते जाएं।
लेकिन एनीवेज नहीं, ठीक है। नहीं, साहब, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप गलत बयानी करते हैं, गलत बात करते हैं और हमेशा टाइम दे के आते भी नहीं है आप। सो आपको नहीं, ये क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कब बिल्कुल मैंने कर आपको रहा टाइम हूँ, दिया? बिल्कुल दिया है? बिल्कुल। आपने मुझे प्रोग्राम के शुरू में ज्वाइन करना था, फिर आपने नहीं, 8:15 नहीं, बजे नहीं, ज्वाइन नहीं करना था, फिर आपने नहीं, जनाब आप अभी अगर- देख ले, टाइम देख ले। नहीं, आप अगर सीरियस बात कर रहे हैं तो मैंने आपको नहीं शुरू में करना था, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे हैं। नहीं, आप गलत करते नहीं, हैं। मैंने आपको पहले 20 मिनट के अच्छा बाद जी करना चौधरी साहब, था। मैं आप मैं अपने अब बहस नहीं कोऑर्डिनेटर करना से चाहता पूछिए। क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम तो जाया कर दिया मेरा। मैं कभी गलत बयानी नहीं करता। नहीं सर, नहीं करते, लेकिन मेरे साथ करते हैं नहीं, आप। एनीवे नहीं करता जी, बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब, आप बताएं कि आसिफ जरदारी साहब के जो हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, और उसमें जनाब एहतसाब से बचने के लिए क्या ये मौलाना साहब से गुफ्तगू जारी हो रही है, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया और प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये क्या जी? राणा साहब का पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी की बात करें जी, अभी की बात करें। नहीं, अभी की बात मैं उसी रेफरेंस से ही करूंगा ना। उससे इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों से या उन लीडरों से मिलने पे कोई पाबंदी है क्या? क्या पाबंदी लगी है? पाबंदी तो नहीं लगी, तुसी मतलब व्हाट इज कुकिंग अप? पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी, और पॉलिटिक्स के अंदर जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं अभी तो सिर्फ मौलाना से मिल रहे हैं, बाकी जमातों से भी मिल रहे हैं। बाकी जमातें भी आप देख लें कि बजट सेशन के अंदर सारी जमातों को बुलाएंगे, सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा इकट्ठे होगा। मौलाना साहब कहते हैं जी हम पूरा पाकिस्तान में चौक कर सकता हूँ, आप उसका साथ देंगे? वो कहते हैं ना, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उनका साथ देंगे? देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले वक्तों में आप देखिएगा क्या होता है। ये बजट सेशन के अंदर ही सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो बजट क्या कोई अलायंस बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, और इसमें जबरदस्ती मेरे कहने पे या आपके कहने पे नहीं बनना, ये एक प्रोसेस में बनती हैं चीजें, और इसमें शायद पीटीआई ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसको बनाने के अंदर, क्योंकि रोज जिस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं, हालत ये है कि 8 महीने में एक बिल नहीं पास करा सके और आइंदा भी नहीं करा सकें। सो ये जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, और लेजिस्लेशन करना तो उसका काम होता है। लेजिस्लेशन के लिए माहौल या एटमॉस्फेयर या जो कुछ भी उसने पास करना है। हमारे पास भी 125 वोट थे, इनके पास तो फिर कोई चलो इत्तेहादी डाल के फिर भी पूरे हो जाते हैं, हमारे पास तो नहीं पूरे थे। लेकिन अगर उस वक्त यूनानिमस 18वीं तरमीम हो सकती है, एनएफसी अवार्ड हो सकता है, फिर उसके बाद 19वीं तरमीम हो सकती है, 20वीं तरमीम हो सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी जिसको 2/3 चाहिए थी। सो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स के जरिए अगर आप करेंगे तो चीजें हो सकती हैं, नहीं करेंगे तो आप सिंगल मेजॉरिटी लेकर भी नहीं कर पाएंगे। इत्यादि सारे नाराज बैठे हैं इनके साथ। एक लिस्ट मैंने एमक्यूएम की पढ़ी है, फिर उसके बाद मैंगल साहब की लिस्ट है, उसके पास ये आज या कल जा रही है, फिर उसके बाद काफ लीग है, उसको देख लें। तो इनके अंदर ही जो तबाही का शाखसाना है या जो सीड है वो तो खुद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मौजूद है। फिर नीचे से रैंक एंड फाइल में जो एमएनएस बैठे हैं, जरा उनसे किसी से बात करके देख लीजिए कि जो महंगाई है, जिस तरह से ये मईशत को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से ये दाखिला पॉलिसी स्पेशली ये जो बैंड आउटफिट्स हैं और बाकी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। आप देख लीजिए, एक फिक्रा कहा था उन्होंने और उसको किसी भी वजीर मशीर पे लागू करके देख लें। जो IMF ने कहा था कि एरोगेंट, अनप्रिपेयर्ड एंड एरोगेंट, जो असद उमर के बाद आप किसी से बात कर लें, वही ये दो लफ्ज जो हैं वो बिल्कुल आपको नजर आ जाए। जी राज साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस वन? जी बिल्कुल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात चौधरी साहब ने छेड़ दी है। लेजिस्लेशन के लिए देखें, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल नून लीग की हुकूमत रही। इन दोनों ने खैर से इतना खूबसूरत लेजिस्लेशंस और आईनी तरमीम की हैं कि मेरा ख्याल है अब ज़रूरत ही नहीं है लेजिस्लेशन मजीद करने की। अच्छा चलो, तो इसमें इतनी कोई, जी हाँ, इतना बेहतरीन आइन बना के गए हैं ये 18वीं तरमीम और उसके बाद दीगर तरमीमें, और सारे लॉज तो इन्होंने दोनों गवर्नमेंट्स ने मुकम्मल तौर पे जामे अंदाज में कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब इनको अब ज़रूरत क्या है नई मजीद आइन साजी करने की? तो इसलिए आप जो हुकूमत का काम होता है, जो हुकूमत का काम होता है हिराज साहब कि एक अपोजिशन के साथ ब्रिज बिल्डिंग करती है हुकूमत, वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है।
सो आप कह रहे हैं वी डोंट नहीं, नीड ब्रिज बिल्डिंग और चीज है, कानून साजी और चीज है। आप ब्रिज बिल्डिंग करेंगे बिल्डिंग तो का आगे देखें चलेंगे ना, ना जी। देखें राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर जिस दिन पहले दिन से ईवान में गए हैं, ईवान का माहौल आप जरा वो वाला यार है, शुरू से ही हॉस्टाइल एटीट्यूड इन्होंने बना के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया। उसके बाद जब जब कोशिश होती रही है, इन्होंने कहा कि जी आप और लीडर ऑफ द अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें, वो भी बनाया। और आपको अच्छी तरह पता है कि उनके ऊपर भी केस चल रहा है, मियां शहबाज शरीफ के ऊपर, और वो केस चलने की वजह से प्राइम मिनिस्टर कहते थे ऐसे शख्स को ना करें। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट जी। इज देयर अ पर्सन डिप्यूटेड इन पीटीआई जो ब्रिज बिल्डिंग करता हो या कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट? जी राणा साहब, बहुत लोग कोशिश करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैन यू नेम मसला देखे ना, मसला क्या है देखे ना, पार्लिमानी अमूर वाले वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं, खुद वजीर खारजा ने खत लिखा इनको नैब के लिए, उस पर इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि वजीर खारजा ने खत क्यों लिखा है, हमें वजीर आजम को चाहिए था कि वो हमें खत लिखते या वो हमें बुलाते। अब एक एक मैं क्या नाम गिनता जाऊं, कई दफ़ा जब भी कोशिश होती है इनको इकट्ठा करने की या किसी वन पेज पे लेके आने की, ये इनकी तरफ से कोई ना कोई आगे से ऐसी वाकया पेश ये आ जाता है कि वो सारी कोशिश इधर उधर हो जाती है। अब ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि पीएसी का चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब को बनाया सिर्फ इसलिए कि असेंबली का माहौल चले, बेहतर बना के कोई आगे को काम चलाएं। लेकिन अच्छा, ये प्रेसिडेंट है, ये कहते थे प्रेसिडेंट है। मंजूर साहब एक और बात कर रहे हैं, मंजूर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से यानी कि पीटीआई हुकूमत की वजह से अलायंस बनने जा रहा है। सो मैं इस पे आपकी इनपुट चाहूंगा और मंजूर साहब जी और मंजूर साहब से भी इस पे मैं मजीद बात करना एक छोटी सी ब्रेक के बाद।